नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की जो चर्चा, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि विपक्षी एकता से मोदी का काट मिल पाएगा, क्योंकि एक और बैठक जिसकी बात कही जा रही थी, बढ़िया जगह है बेंगलुरु, वहां पर होने जा रही है, सभी लोग इकट्ठा। और इस बार तो 26 की बात कही जा रही है कि 26 दल एक साथ उस मेज पर बैठेंगे। आज 24 की बात आई और कल तक इसकी संख्या 26 हो जाएगी। और आज रात्रि भोज के बाद व्यापक तरीके से कह सकते हैं कि खाने की मेज पर इसकी बात बनेगी कि हम कहां तक आगे जाएंगे, कैसे जाएंगे और किस फॉर्मूले के साथ जाएंगे। हालांकि फॉर्मूला सेट है, जो बताया गया कि विपक्ष के एक के बदले उधर एनडीए का एक उम्मीदवार। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को यहां पर डरना चाहिए, डर लगना भी चाहिए। और विपक्ष की जो रणनीति है, इससे देखते हुए, इस रणनीति को देखते हुए जो खेमा एनडीए का है उधर भी हलचल तेज हो गई है। और बड़ी खबर यह आई कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए परिवार में चिराग का स्वागत है। आज गृह मंत्री अमित शाह से भी चिराग पासवान मिले थे। बीजेपी अध्यक्ष ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। तो यह कुनबा अब बढ़ता जा रहा है। चीजें स्पष्ट थी, लेकिन इस पर मुहर लगनी बाकी थी और यह ट्वीट एक मुहर की तरह यहां काम करता है। मुलाकात वाली फोटो आई और उसके बाद जेपी नड्डा ने अपना ट्वीट कर दिया। चलिए, यह बड़ी खबर थी और आप देख पा रहे हैं ये ट्वीट में कैसी फोटो लगी। बड़े ही उन्मुक्त तरीके से दोनों ही नेता मिले हैं और ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद बात बन गई। अब जो चिराग पासवान हाजीपुर की सीट चाहते हैं, उसके अलावा क्या वो 5 सीटों पर भी बात बन गई? फिर यह भी सवाल यहां पर है कि क्या होगा चाचा का। अब चिराग के जो चाचा हैं पशुपति पारस, क्या उन्हें उतनी फ्रीडम मिली है, उतनी सीटें मिली हैं? तो अभी ये सवाल धीरे धीरे पूछे जाने लगेंगे। सबसे पहले आज की गतिविधि जो है उसकी एक रिपोर्ट हम आपको छोटी सी दिखाते हैं कि कैसे विपक्षी एकता और उस एकता के जरिए आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ महाजुटान बेंगलुरु में हो रहा है। सोमवार और मंगलवार को विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने नेता लगातार बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेता मिल बैठकर बीजेपी के खिलाफ महामंथन करेंगे। मंगलवार को मुख्य बैठक होगी जो सुबह 11 बजे से शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का मुख्य एजेंडा होगा 2024 के चुनाव के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करना, 10 साल बाद सत्ता में वापसी की रणनीति बनाना, सीट शेयरिंग पर तालमेल को लेकर मंथन करना, राज्यों के आधार पर सीटों को साझा करने पर फॉर्मूला बनाना और गठबंधन के लिए नाम का सुझाव देना। और सब तय हो गया है, घोषणा करना बाकी है, कहां से कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करके, और बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है। विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार देश की 2/3 जनता बीजेपी को हराएगी, जबकि बीजेपी इस बैठक का कोई मतलब नहीं मानते हुए नीतीश कुमार पर तंज कस रही है। भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है, 2/3 यहाँ पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। तो नीतीश जी जाके क्या करेंगे भाई? उनके पास अब बचा क्या है? कौन वोट है उनके पास? बिहार की जनता तय कर चुकी है कि 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। इन सब के बीच विपक्षी दलों की बैठक में मंथन पर सबसे बड़ी चुनौती ये है सीट शेयरिंग की। एनसीपी में टूट की, बिहार में टूट के डर का मुकाबला पीएम नरेंद्र मोदी से, लेकिन चेहरे की कमी का होना, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। सीट शेयरिंग से लेके संयोजक किसे बनाया जाए, जिसकी चर्चा नीतीश कुमार के नाम को लेकर है। इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे कि रीजनल पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल बेहतर कैसे हो। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सारी निगाहें टिकी हुई है बेंगलोर में।
बता दें, इससे पहले 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी और अब सभी की निगाहें मंगलवार को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी मैराथन मीटिंग पर होगी। क्या नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का संयोजक बनाया जाएगा? इस फैसले का भी सभी को इंतजार रहेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए, एजाज अहमद जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ आज इस डिबेट में मौजूद है। बहुत स्वागत है। प्रेमरंजन पटेल जी का स्वागत, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनजीत सिंह का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से, और असित नाथ तिवारी का स्वागत, प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। कैसे लड़ेंगे, क्या होगा, क्योंकि आज की जो कल की बैठक होने वाली है उससे उम्मीदें काफी हैं। खासकर फॉर्मुलेशन पर तो बात होनी थी, लेकिन अब नेता का नाम सामने आएगा जिसकी चर्चा हो रही थी। बीजेपी की तैयारियां अब 26 वर्सेज यहां पर 38 दल यहां पर नजर आते हैं, जो खबर हम तक पहुंची है। तो हमें जरा बताइए मनजीत सिंह जी, कैसे ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, कैसे क्या होना है, और किस फॉर्मूले पर किन दलों के साथ क्या कोई सहमति वाला पॉइंट, खासकर नेता पर, सीटों पर कुछ बातें छनकर आप तक अगर पहुंची हैं तो जरा हमें भी बताइए। नहीं, देखिए विवेक जी, मैं पहले बताना चाहूंगा कि पटना में जो 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक हुई थी और कल 18 को जो बेंगलुरु में बैठक होना था, पहले तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी कभी गंभीरता से नहीं ले रही थी। लेकिन जब विपक्षीय एकता का कुनबा बढ़ते गया, बेंगलुरु में और बढ़ गया, तो विपक्षीय एकता से बीजेपी पूरी घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है। और यही कारण है कि 18 तारीख को एनडीए की बैठक भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। इतना दिनों से भारतीय जनता पार्टी कभी एनडीए की बैठक नहीं बुलाती थी या अपने सहयोगी दल को नहीं बुलाती थी। और पहले तो यह हर जगहों पर राज्यों में पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करती थी, ईडी सीबीआई का प्रयोग करती थी। आपने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रही थी, विपक्षीय एकता से घबराकर जब प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में यह कहा कि 70,000 करोड़ के लुटेरे हैं, एनसीपी को नेशनल करप्शन पार्टी उन्होंने कहा था, और 70,000 करोड़ के लुटेरे को महाराष्ट्र में उन्होंने मंत्री बनाया और उस लुटेरों को वित्त मंत्री का जिम्मा संभालने का जिम्मेवारी दी गई। यह सोचनीय विषय है कि बीजेपी कितना विपक्षीय एकता से घबराई है, कितना चिंतित है, और यही कारण है कि इनकी एनडीए की बैठक इनको बुलानी पड़ी। और ये लगातार कह रहे हैं कि अब इनके जेपी नड्डा जी का मैं बयान सुन रहा था कि 38 पार्टियों का जो है एनडीए की बैठक होगी। अरे जरा बता दीजिए कि 38 पार्टियां कौन कौन है? ठीक है, जितनी पार्टियां आपस में टूटी है, हाँ। जितनी पार्टियां आपस में टूटी हैं, हम लोग से बिखरे हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं है, समझ पाए हो तो मजीद से ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस पिच पर विपक्ष खिलाना चाह रहा है, एनडीए उसी पिच पर खेलने को अब आमादा है। जिसे कहते थे कि नहीं बीजेपी, अब एनडीए में कुनबा बढ़ाने की, और जिन क्षेत्रीय दलों पर कमेंट हुआ था, अब उन्हीं क्षेत्रीय दलों की अहमियत अब समझ में आने लगी है। और यह सब कुछ हुआ है जो बैठक विपक्ष ने पटना में आयोजित की थी, उसके बाद से ये चेंजेस दिखाई शुरू होने लगे हैं। जरा बताइए प्रेमरंजन पटेल जी, क्या जो फॉर्मूला आप लोग अब इस वक्त खेलने को मजबूर हुए हैं या फिर जो खेल रहे हैं, कितनी सच्चाई है जो मनजीत सिंह कह रहे हैं? विवेक जी, हाँ, स्क्रीन पर ला रहे हैं, दोनों ही नेताओं को ला रहे हैं। हाँ, नहीं, जब चुनाव नजदीक आया है तब ये विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, इसलिए कि अपना वजूद इन लोगों को बचाना है। इन लोगों को लग रहा है कि अब हम कहीं जो है से टिकने वाले नहीं है, सब साथ मिलकर करके आए। और कौन लोग साथ है? सब भ्रष्टाचारी, सारे ऊपर सब पर आरोप लगे हुए हैं, सब पर जांच हो रही है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, जेल और बेल वाले लोग हैं। लेकिन आपस में जो ऐसे एक हो रहे हैं, ये अपने वजूद बचाने के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए। अजीत पवार पर बोल दीजिए, अजीत पवार के भ्रष्टाचार पर बोल दीजिए, उस पर भी आता हूं। नहीं, आ जाइए, ज्यादा टाइम मत लीजिए प्रेमरंजन पटेल जी, ज्यादा टाइम मत लीजिए। अगर अजीत पवार की बात यहाँ पर निकली है तो उस पर भी आना होगा। आपको चर्चा करना है तो कराइए ना। पाले जो है भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति मत बोलिए। मैं तो यही कर रहा हूं। आप अजीत पवार पर बोलिए। ये प्रफुल्ल पटेल आए थे यहाँ बैठक घोटाला की बात प्रधानमंत्री ने कहा था, पटेल आज कहा है उसी भ्रष्टाचारी को आपने के साथ कहाँ खड़े हैं? जरा ये बता दीजिए, छगवल जो 2 साल तक जेल में रहे, अभी बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए
और वहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट ममता शामिल करते जा रहे हैं भ्रष्टाचारियों का और हिंसा। नहीं, हर बार प्रेमचंद पटेल जी आप ही को जानना नहीं होता है। अगर जेडीयू की तरफ से कुछ लोग आपसे भी कुछ जानना चाह रहे हैं तो उसका भी जवाब मिलना चाहिए। ये हमारा सरकार चल रहा है, हमारा गठबंधन है, वह भ्रष्टाचारी गठबंधन में पहले से लोग शामिल है, सरकार में भी शामिल है। आप अपने प्रधानमंत्री के बयान को बताइए, आप अपने वजूद बचाने के लिए आज पार्टी नजदीक आया है तब जो है 70,000 का लुटेरा बताया। आपने उस लुटेरा को महाराष्ट्र में वित्त मंत्री बताया, इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। छागल को जो 2 वर्षों तक सबके जेल में रहे उनको आपने मंत्री बनाया कि नहीं? नेता अधिकारी के बारे में आप बतवाइए, वहाँ आपस में के बारे में आप बताइए। ठीक है, ये पर्सनल होना बंद कीजिए। नहीं, ये पर्सनल होना बंद कीजिए। देखिए विवेक जी, भ्रष्टाचार के मामले पर अच्छा क्लियर कीजिए। प्रेमचंद पटेल रुकिए, मंजीत जी से रुकिए। दोहरी नीति है, भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति है और दोहरी नीति चलेगी नहीं। क्या बताए अजीत पवार पर, यह बताए उनका करप्शन का आरोप है कि भ्रष्टाचार को गले लगा लिए बताएं जो महाराष्ट्र में यह शामिल किए। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, इनके प्रधानमंत्री हैं, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है बीजेपी की, तो इन्होंने अजीत पवार को 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप है, कैसे? चलिए जरा बढ़ते हैं हम आसिता तिवारी की तरफ। आसिता तिवारी जी, बड़ी बैठक बेंगलुरु, एक ऐसी जगह जहां पर यह कहा जा रहा था कि यहां पर कुछ ऐसा फॉर्मूला रणनीति बनेगी जो खुलकर सामने आएगी, लेकिन यहां पर एक आरोप लगने लगा कि हमें देख करके, हमें ताक करके बीजेपी ने अपनी रणनीति चेंज कर दी। आसिता तिवारी का रिएक्शन हम जानना चाहेंगे। रुकिए जरा, आसिता तिवारी, ठीक है, देखिए जी विवेक जी, हाँ, राजनीति का अपना एक अंक गणित होता है। हाँ। और ये अंक गणित चुनाव के पहले, हाँ, सुन लीजिए, राजनीति का अपना एक अंक गणित होता है और ये अंक गणित चुनाव के पहले राजनीतिक दल टेबल पे हल करते हैं, गठबंधन के लोग भी टेबल पर हल करते हैं। पिछले चुनाव में एनडीए को मिले 37% वोट, मतलब 63% वोट एनडीए के खिलाफ थे। इससे स्पष्ट होता है कि बहुमत इनके खिलाफ था। हां, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट अलायंस इन्हीं का था। तो जो 63% है वो बिखरा हुआ था, अलग अलग पार्टियों में बिखरा हुआ था, और उसे अगर एक जगह कर लिया जाए उस 63% को, तो एनडीए को हराना बहुत आसान है। यही काम करना था। और इसी दिशा में जब हम लोग आगे बढ़े तो एक गठबंधन का ढांचा जो अभी बनता दिख रहा है, बना नहीं है, मैं बनने का दावा नहीं करता, बैठक होगी, ये ढांचा इसके बाद सामने आएगा। लेकिन जब ये ढांचा सामने आएगा तो ये 63% वोट का ढांचा है। इसमें से आप अगर 5% हटा भी दीजिए तो भी ये 58% का ढांचा होगा। आप इसको समझिए, ये हर हाल में एनडीए को हराने के लिए काफी होगा। और यही वजह है कि 32 दलों के गठबंधन वाला एनडीए, हम तो 25 दल के लोग हैं, 32 दल के गठबंधन वाले कर रहे हैं। यहां वहां से लोग जोड़ रहे हैं, अरे भाई आप तो पहले से 32 दल हैं, आप कम कहां हैं भाई? 32 दलों का गठबंधन हमसे घबरा गया, हम 25 लोगों से, क्योंकि ये पता है कि ये 25 मिलके 63% वोट लेते हैं, तो ये हार रहे हैं अगला चुनाव। अंक गणित बहुत साफ दिखा रहा है कि 2024 में मोदी के नेतृत्व में एनडीए की हार ठीक वैसे ही होगी जैसे 2004 में अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की हार हुई थी। और यही घबराहट है। आप सवाल पूछिए कि देखिए कैसे बौखलाहट में जवाब आ रहा है, लग रहा है कि जैसे झगड़ा कर रहे हैं, चर्चा में नहीं शामिल हुए, लग रहा है लड़ाई करने आए हैं। ये इसलिए है क्योंकि बौखलाहट में है, घबराए हुए हैं। विवेक जी, बिल्कुल, आपने एक बात बताई कि यहां पर 36-38 का फॉर्मूला ये लोग तय कर रहे हैं, और प्रेमचंद पटेल का ये कहना है कि भाई आप जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी का जो मिजाज जो बता रहा है, वो मिजाज आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह और इलेक्शन तक यही होता रहेगा। सवाल हम ये जानना चाह रहे हैं एजाज अहमद से। एजाज अहमद, जरा हमें ये बताइए, क्लियर कीजिए कि क्या इस बार बात बनने वाली है, क्या होना है, हमें जरा बताइए। ठीक है, एक फोटो आई है जिसके अंदर सभी लोग बैठे हुए हैं, कल एक भारी भरकम मीटिंग होगी, सभी लोग मौजूद हैं, केजरीवाल भी इस बार मौजूद हैं। हमें जरा इतना क्लियर कीजिए कि क्या फॉर्मूले से आगे बात बनेगी। वो तो फॉर्मूला लड़ने वाला है, लेकिन क्या बिना नेता के लड़ेंगे, बिना चेहरे के लड़ेंगे, कैसे मैदान में जाएंगे? देखिए विवेक जी, इस बार का चुनाव मोदी बनाम मुद्दा होगा, और मुद्दा है जो महंगाई, भ्रष्टाचार को इन्होंने शिष्टाचार का रूप दे दिया है।
इनके साथ जो जाते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं। जिस तरह से हम दो हमारे दो की नीतियां ही चला रहे हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को टारगेट कर रहे हैं और लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ये अपने तो आपकी बात पर हम मुहर लगा दें कि बिना किसी चेहरे के विपक्षी एकता वाली जो टीम है वो आगे बढ़ेगी। देखिए, स्पष्ट रूप से कल सब कुछ सामने आ जाएगा विवेक जी। विवेचना की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ सामने है वो दिख रहा है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हम जो पटना में बैठक किए उसके बाद इन्होंने प्रचारित करना शुरू किया कि अब इन लोग बिखर गए, और जब हम लोग 15 से अब 24 से ऊपर दल हो गए हैं तो अब इनको बेचैनी और बौखलाहट है। और ये सबसे बड़े दल होने का दावा किया करते थे और कहते थे कि देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी उतने ही जनाधार वाले नेता हैं। लेकिन इनके जनाधार का कलई खुल गया, इनका पोल खुल गया और स्पष्ट रूप से जब हम 18 को फैसला और मूर्त रूप लेकर के लोगों के बीच अपनी बातों को रखने का काम करेंगे तो उसी दिन ये अपने लोगों को जो तिनका जोड़ करके आसियाना तैयार कर रहे हैं ना, इनका आसियाना तैयार होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके आसियाने में आग लग चुकी है। और एक को ये समझाएंगे तो दूजा रूठेगा, दूजे को समझाएंगे तो तीजा रूठेगा। तो आपके यहाँ भी है ये नहीं, हमारे यहाँ स्पष्ट हो गया है, हमारे यहाँ कोई रूठने वाले नहीं है, चूंकि मुद्दों के आधार पर। पिछली बार तो रूठ के चले गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में से। नहीं, रूठ के नहीं गए थे, उनका रूटीन वर्क था, क्योंकि उनको और कार्यों में जाना था, इसीलिए गए थे। आप रूठने की बात क्यों करते हैं? जब हम मिले हुए हैं तो रूठने की बात कहाँ होती है? और इनके यहाँ तो चचा और भतीजा उनके यहाँ छोड़ दीजिए ना, आप अपने आप नहीं, इनके यहाँ चूंकि ये दूसरे के घरों में ज्यादा झांकते हैं और हम इनके यहाँ झांकते नहीं है, हम इनको आईना दिखाते हैं। ये अपने चेहरे को आईना के सामने रख करके नहीं देखते हैं, ये दूसरे के चेहरे को कहते हैं कि प्रेमरंजन पटेल जी, जबकि इनका चेहरा पूरी तरह से रुक जाइए अब इनका चेहरा पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों से घिरा हुआ है, इनका चेहरा परिवारवाद से घिरा हुआ है। लेकिन ये अपने परिवारवाद, अपने भ्रष्टाचार, ठीक है, अपने जो काज प्रेमरंजन पटेल जी को देखने मंजीत भाई के पास आना। विवेक जी, 14 के चुनाव में 17 करोड़ वोट बीजेपी 17 करोड़ वोट को प्राप्त हुआ था और 22 जब 19 के चुनाव हो रहे थे तो इन लोगों ने कहा कि जो ऐसे अब तो दोबारा जो ऐसे नहीं आएगा, जितना वोट मिला है उतना भी नहीं आएगा, लोगों ने देख लिया एक बार मोदी जी को। मैंने कहा था उस समय भी कि 22 करोड़ लाभार्थी है और जिनको पहली बार जो ऐसे इस सरकार में योजनाओं को प्राप्ति हुई है वो निश्चित तौर पे मोदी जी को वोट करेंगे। और 23 करोड़ वोट आया था, इस बार 28 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो किसी न किसी रूप में जो ऐसे केंद्र सरकार की बनाई योजनाओं का एक नहीं कई प्रकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है। लेकिन प्रेमरंजन पटेल जी, ये रिफ्लेक्शन क्या दिखा है? ये क्या रिफ्लेक्शन क्या है, मुझे बताइए ना। बनाने पर विश्वास करते हैं, ये गरीबों को और गरीब बनाने। अच्छा ठीक है, इस पर बहस नहीं है, लिटरेचर नहीं, इजाजत मुझे लिटरेचर नहीं, लिटरेचर पे बात मत कीजिए। हाँ, और बैठक के बाद क्या हुआ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, खुद मुख्यमंत्री ने इनके पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि आप भाजपा से मिले हुए हैं, अमित शाह से जाकर के मिलते हैं, तो आप अच्छा ठीक है, इनका क्या है? रुकिए एजाज अहमद जी, आप रुकिए, मंजीत सिंह के पास जाना है, रुकिए। मंजीत सिंह, एकता कर रहे हैं जहां हमारे पास 2 मिनट का वक्त है। मंजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी, आप भाजपा से मिले हुए हैं तो फिर कैसा ये विपक्षी एकता है? और कौन सी ये स्वार्थी लोग एक साथ बैठ रहे हैं? इन स्वार्थी लोगों के बैठने से लाख कोशिश कर लेंगे, कोई लाभ नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, रुक जाइए अब, प्रेमरंजन पटेल जी रुक जाइए। पार्टी को स्वार्थ में बैठ रहे हैं को हम रोकने के स्वार्थ पूरा नहीं होगा, लेकिन तो आपस में वाली जो पार्टी है अब ठीक है, रुक जाइए, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ठीक है। पटेल जी रुकिए, बोलने दीजिए। यही होना है, क्यों पड़ी है, यही होना है। विवेक जी यह लगातार बोल रहे हैं, ये तो विश्व गुरु बनने चले थे, यह देश के सबसे शक्तिशाली पार्टी है, सबसे बड़े पार्टी है। आपको और जब विपक्षीय एकता की बैठक अब हो रही है, पूरा देश का विपक्ष एकजुट हो गया, इनकी हवा निकल गई। अब यह मोदी है मुमकिन है तो 38 पार्टियों को जोड़कर
अब देश में सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने 18 को कार्यक्रम किया है। केवल पटना से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो विपक्षी एकता की बैठक की और उसका सार्थक परिणाम जो बेंगलोर में अब दिखाई दे रहा है, और 24 पार्टी से अधिक कल विपक्ष की बैठेगी और देश में एक साझा जब उम्मीदवार देंगे, उसका भय है, उसका डर है कि यह 18 तारीख को एनडीए की बैठक यह 4 साल के बाद इन्होंने विपक्षी एकता के डर से बुलाने का काम किया है। और ठीक है, मंजीत सिंह जो कह रहे हैं उसमें इस बात में थोड़ा दम लगता है। मंजीत सिंह जो कह रहे हैं इस बात में थोड़ा दम लगता है। उन्होंने कहा कि भाई आखिरकार बीजेपी अकेले दम पर आगे रहने वाली पार्टी को क्या जरूरत आन पड़ी कि बैठक पर बैठक और 38 दलों का साथ लेने की जरूरत पड़ गई। 38 दल में कौन कौन से दल हैं? अभी जो जिन को मिलाया जा रहा है उनका अस्तित्व क्या है, कितने मेंबर्स हैं, कितनी सीटें हैं, क्या ताकत है, और खासकर इस क्षेत्रीय दलों को लेकर के आज तक बिहार के नेता कहते रहे हैं कि जेपी नड्डा ने क्या कहा था, आखिर नीतीश कुमार अलग कैसे हुए? अगर यही सवाल पूछा जाए तो सीधे जेपी नड्डा का नाम ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद बीजेपी का प्लान भी ये होता है कि सभी क्षेत्रीय दलों को मिलाया जाए। ठीक है, अपनी ताकत आप संगठित होइए, मजबूत होइए और मैदान में जाइए, लेकिन यह देखना होगा कि विपक्षी एकता से क्या मोदी का काट मिल पाएगा। कल की बैठक काफी अहम है, कल भी हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे और शाम तक इसका रिजल्ट आना तय है कि क्या हुआ इस बैठक में। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यह देखना है कि कौन कौन कुर्सी पकड़े रहता है, कौन कुर्सी छोड़कर जाता है और किस बात पर बात बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।